विंड इरोजन का पांचवा टॉपिक, एस्टिमेशन ऑफ सॉइल लॉस। सॉइल लॉस को आप कैसे एस्टिमेट करेंगे? तो सिर्फ ये दो इक्वेशन हैं, इन्हें दिमाग में रखना है। इनका एप्लीकेशन सिलेबस में नहीं है। विंड इरोजन के द्वारा होने वाले सॉइल लॉस का एस्टिमेशन करना, इस पर कोई न्यूमेरिकल आज तक कभी ना आया है, न कहीं है, न तो कोई रिसर्च पेपर में है, न किसी स्टैंडर्ड बुक में है, कहीं नहीं है, और ना आज तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। हाँ, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इक्वेशन पूछ दिया है, जैसे v माइनस थ्रेशोल्ड वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी माइनस थ्रेशोल्ड वेलोसिटी टू द पावर 3 इंटू डायमीटर टू द पावर 0.5। यही चार तरह के फार्मूला लिख देगा, किसी पर पावर 4 कर देगा, 3 की जगह पर 4, 0.5 की जगह पर 1। इसी को इंटरचेंज करके पूछेगा कि विच इज करेक्ट इक्वेशन टू एस्टिमेट द सॉइल लॉस फ्रॉम विंड इरोजन। या इसे पूछ देगा कि VTH क्या है, तो लिख देंगे थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। थ्रेशोल्ड वेलोसिटी हम मान के चलते हैं 16 किलोमीटर पर आवर। V क्या है, तो एक्चुअल वेलोसिटी। K क्या है, कांस्टेंट। S क्या है, सॉइल लॉस कितना हुआ। D क्या है, डायमीटर। न तो इसकी यूनिट कहीं दे रखी है, कहीं भी किसी भी पेपर में, और न कहीं किसी बुक में। दूसरा फंक्शन जो वाटर इरोजन में हम लोग पढ़ते हैं, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, उसी के तर्ज पर ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में टोटल 8 इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। इन 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। ये क्या है, इनका नाम लिखा हुआ है। तो यहां से केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, या सब्जेक्ट में लिखने का काम आ जाएगा। न्यूमेरिकल यहां से नहीं है। नेक्स्ट छठा टॉपिक, 6th टॉपिक क्या है, रिजल्ट ऑफ विंड इरोजन। विंड इरोजन का रिजल्ट देख लीजिए क्या। विंड इरोजन का रिजल्ट मतलब विंड इरोजन होता है तो बनता क्या है। रिजल्ट ऑफ विंड इरोजन। तो देखिए, पहला नंबर, पहला डिफ्लेशन बेसिन। पहला क्या, डिफ्लेशन बेसिन। अगर अर्थ सरफेस है तो यहाँ का सॉइल थोड़ा मुलायम है, थोड़ा सॉफ्ट है, स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, तो ये उखड़ के चला जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा यहाँ पर। इसी शेप को कहते हैं डिफ्लेशन बेसिन। ये उखड़ के जाएगा कहीं, तो हो सकता है कि ऐसे ऐसे फॉर्मेशन बन जाए। इसको कहते हैं इंसेलबर्ग। या हो सकता है कि ऐसे बन जाए, यहां से गया और यहां पर ऐसे बन गया, तो इसको कहते हैं सैंड ड्यून। एक तो डायरेक्ट रेत के उखड़ने से, मिट्टी के उखड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाने से। कहीं कहीं ऐसा होता है कि चट्टान खड़ा है, उस चट्टान में नीचे जो है, चट्टान के नीचे वाले पोर्शन में सॉफ्ट, नीचे वाला पोर्शन सॉफ्ट है, ऊपर वाला हार्ड है,
तो नीचे वाला कट जाएगा, कटता जाएगा कटता जाएगा कटता जाएगा, और ऊपर वाला नहीं कटेगा। तो ऐसा कहीं कहीं आपको ऐसा दिखेगा। इसको कहते हैं मशरूम रॉक, मशरूम के आकार का। कहीं कहीं आपको दिखेगा इस टाइप का। इसको कहते हैं लैंडमार्क, भू-स्तंभ। तो ये सब ज्यादातर ना, ये सब टर्म ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। विंड इरोजन के द्वारा बने हुए ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्शन या भूस्थलाकृति। हमारे एग्रीकल्चर में ये तो लिख ही देंगे कि ये सब होता है रिजल्ट। 5 इधर हुआ। छठा, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की उपज क्षमता का नुकसान होना, ये होता है विंड इरोजन के द्वारा। 7वां, हाई डस्ट कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, वातावरण में धूल कण का मात्रा बढ़ना। 8वां, एक्सटेंशन ऑफ डिजर्ट, मरुस्थल का विस्तार होना। तो ये 8 तरह के रिजल्ट है। ये छठा टॉपिक था, 6th टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 7वां में, प्रिवेंशन या कंट्रोल मेजर। कौन कौन से तरीके हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट है, इससे आता है न्यूमेरिकल, प्रिवेंशन से, कंट्रोल मेजर से। तो आइए वीडियो को पॉज करते हैं और पहले यहां लिख देते हैं कि क्या है। तो कंट्रोल मेजर में देखिए, कंट्रोल करने के उपाय। कंट्रोल मेजर का मतलब विंड इरोजन को कंट्रोल करने के उपाय। मेन 2 तरह के उपाय हैं। एक जो विंड वेलोसिटी को ही कम कर देता है। अगर विंड वेलोसिटी को कम किया तो विंड इरोजन नहीं होगा, कम होगा। दूसरा, जो विंड वेलोसिटी को छेड़छाड़ नहीं करता है लेकिन सॉइल के रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, सॉइल के इरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। ये 2 तरीके के हैं। अब इस तरीका में कौन कौन से तरीका है जो विंड के स्पीड को ही घटा दे? तो पहला है वेजिटेटिव वे। वेजिटेटिव मतलब पेड़ पौधे लगा करके। तो इसमें 3 तरीके हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला तो है इंटरटिल्ड क्रॉप। इंटरटिल्ड क्रॉप, आप समझ लीजिए कोई ना कोई क्रॉप, जैसे धान, गेहूं, चना, ये सब। दूसरा, ग्रास, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, मतलब जैसे घास। तीसरा, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट में आ जाता है पहला इंटरटिल्ड क्रॉप, दूसरा वेजिटेटिव मेजर, और तीसरा शेल्टर बेल्ट, या इसको आप कह सकते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, पट्टीदार खेती। शेल्टर बेल्ट, लेकिन शेल्टर बेल्ट एक आगे भी पढ़ेंगे। शेल्टर बेल्ट इसी में मैकेनिकल में भी पढ़ेंगे। शेल्टर बेल्ट, वहां पर शेल्टर बेल्ट में होता है बड़े बड़े पेड़ लगा, लंबे लंबे पेड़, लेकिन यहां पर शेल्टर बेल्ट का मतलब है पट्टीदार खेती करना। और उसका एक नियम है कि जी हवा का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उसके लंबवत खेती करना।
तो इसको कहते हैं शेल्टर बेल्ट। यहाँ क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स जैसे ग्रास, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हो उसको लगाना। या फिर अगर खेती के लायक भूमि है तो उसमें खेती करिए। खेती में तो धान गेहूं ही उग जाएंगे आप, गन्ना सरसों। अगर खेती के लायक नहीं है, चारे के लायक है, तो आप सिर्फ चारा उग जाइए। अगर कुछ वैसा है जिसमें डायरेक्ट खेती ना कर सकते हैं, कंजर्वेशन मेजर करना पड़ेगा आपको, प्लेन नहीं है, तो फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग करिए, परपेंडिकुलर लगाइए, उसको कहते हैं शेल्टर बेल्ट। तो ये तो पहला हो गया, इसका पहला। इसका दूसरा होता है, दूसरा उपाय है विंड वेलोसिटी कम करने का, टीलेज करना। दूसरा है टीलेज। इसके पहले हम पढ़े थे कि टीलेज बढ़ाता है, लेकिन टीलेज नहीं वर्ड आया था, उसमें आया था इंटेंसिव टीलेज। और यहां पर टीलेज का मतलब है कंजर्वेशन टीलेज, या उसका दूसरा नाम है मिनिमम टीलेज, या उसका दूसरा नाम है नो टीलेज। कंजर्वेशन टीलेज, मिनिमम टीलेज, नो टीलेज। डिफिनेशन क्या है कि दैट टाइप ऑफ टीलेज प्रैक्टिस which create minimum disturbance in the soil. मिनिमम डिस्टर्बेंस, इंटेंसिव नहीं, ज्यादा गहन नहीं, प्राइमरी प्लाविंग सेकेंडरी प्लाविंग नहीं, मिनिमम। और इसकी एक किस कंडीशन में किया जाता है ये सुन लीजिए। जैसे ही रेनफॉल हुआ, हार्वेस्टिंग हुई है, हार्वेस्टिंग के बाद रेनफॉल हो गया, तो रेनफॉल के बाद अब उसमें वीड, खरपतवार पैदा लेने में टाइम लगेगा, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जो भी है। तो जैसे ही वर्षा हो गया, उसके बाद आप हल्का सा कर दें टीलेज, हल्का। उससे क्या होगा, रुखड़ा हो जाएगा सरफेस, सरफेस रुखड़ा हो जाएगा तो विंड को रेजिस्ट करेगा। वो तब तक के लिए टीलेज है जब तक इसमें वेजिटेशन न उगाए, कोई ना कोई खरपतवार या कोई और चीज न उगाए। अगर वो उगाता है तब तो फिर वेजिटेशन अपना काम करेगा, लेकिन वेजिटेशन के पहले के लिए टीलेज है। यहां पर आप मिनिमम टीलेज लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कंजर्वेशन टीलेज लिखेंगे तो अच्छा होगा। ये दूसरा उपाय है। तीसरा जो उपाय है उसको कहते हैं मैकेनिकल मेजर। मैकेनिकल मेजर मेजर का मतलब उपाय। इसमें भी 2 तरीके के, एक तो है विंड ब्रेक और दूसरा है शेल्टर बेल्ट। विंड ब्रेक में क्या आते हैं, जैसे आपका खलिहान है या ऑर्चर्ड है या बगीचा है, उसके लिए आप चारदीवारी बनाते हैं या घेराबंदी करते हैं किसी भी तरह से, उसको कहते हैं विंड ब्रेक, हवा को रोकने के लिए। दूसरा है शेल्टर बेल्ट। इसमें लिखा हुआ है कि ट्री और सर्स, ट्री प्लस सर्स, पेड़ और झाड़ी, 2 चीज लगाया जाता है। तो एक शेल्टर बेल्ट आया यहां पर मैकेनिकल में, और एक शेल्टर बेल्ट वहां भी आया था वेजिटेटिव में। यही 2 जगह से न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि इस शेल्टर बेल्ट को लगाने से कितनी दूरी तक के, अगर मान लीजिए यहां पर लगा दिया गया, एक यहां पेड़ लंबा खड़ा कर दिया गया इस डायरेक्शन में, और ऐसे हवा आ रहा है, हवा का डायरेक्शन इधर से इधर की ओर है, तो ऐसे लंबा परपेंडिकुलर हमने लगा दिया,
तो भैया कितनी दूरी पर फिर लगाना पड़ेगा हमको, मतलब कितनी दूरी को प्रोटेक्ट करेगा, या जितनी दूरी पर दोबारा लगाना पड़ेगा उसी को हम चौड़ाई भी कहेंगे, शेल्टर बेल्ट का चौड़ाई। तो शेल्टर बेल्ट का चौड़ाई निकालने का, चाहे चौड़ाई कर लीजिए चाहे प्रोटेक्शन डिस्टेंस कर लीजिए, दोनों बात बराबर ही हुआ। तो चौड़ाई या प्रोटेक्शन डिस्टेंस निकालने का न्यूमेरिकल यही से पूछा जाता है विंड ब्रेक से, सॉरी शेल्टर बेल्ट से। और न्यूमेरिकल फिर पूछा जाता है विंड वेलोसिटी से, जो हमने आपको फार्मूला लिखवाया कि कितने मीटर हाइट, 10 मीटर हाइट पे दिया रहेगा, 15 मीटर हाइट पे पूछ देगा। तो यही 3 जगह से न्यूमेरिकल पूछ, एक जगह यहाँ और एक जगह वहां, बस। इसके अलावा कहीं से न्यूमेरिकल नहीं है, कहीं भी हमने दुनिया भर के गेट का पूरा क्वेश्चन पेपर देखा, हर जगह देखा, सब जगह देखा, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। यहीं से पूछा जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया 3 तरह के। अब इसका जरा फार्मूला लिख ले हम कि डिस्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन क्या होता है फार्मूला। तो फार्मूला होता है D बराबर 17 इंटू हाइट इंटू VL बट्टा V इंटू कॉस थीटा। डिस्टेंस ऑफ फुल प्रोटेक्शन या चौड़ाई कर लीजिए सेंटर बेल्ट की। एच क्या है? हाइट, पेड़ की हाइट कितनी है। मिनिमम वेलोसिटी वहां के सॉइल को उखाड़ने के लिए क्या है? अब यहां पर याद रख लीजिए मिनिमम वेलोसिटी यहां पर जो है ना बेयर सॉइल के लिए 9.6 किलोमीटर पर आवर आता है। अगर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बेयर सॉइल दिया हुआ है, तो आप इसके लिए 9.6। वो 16 अच्छे सॉइल के लिए था जो कुछ रेजिस्टेंस रखता है, लेकिन ये बेयर और स्मूथ सॉइल के लिए 9.6 यहां पर रखना है। और ये भी क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी, विंड की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है। थीटा क्या है? तो देख लीजिए, हवा का डायरेक्शन अगर ये है ऐसे, तो हम शेल्टर बेल्ट लगाएंगे इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर। ठीक है, शेल्टर बेल्ट तो हमारा लग गया। कभी कभी क्या होता है कि हवा ऐसे सीधा ना चल करके ऐसे तिरछा चलता है थोड़ा, जबकि हम इसलिए बनाए हैं कि हवा ऐसे चलेगा, ये सोच करके बनाए, लेकिन हवा अभी ऐसे चल रहा है। तो ये ऐसे और ऐसे में जितना का एंगल बन रहा है ना, अभी देखिए 90 डिग्री है, हमें सोच करके बनाए हैं, हवा चल रहा है ऐसे, तो जितना एंगल बना, मतलब 90 डिग्री से जितना एंगल बन रहा है हवा के डायरेक्शन का, दैट इज कॉल्ड थीटा। कॉस थीटा में रख देना, आ जाएगा। नेक्स्ट वैसा उपाय है जो हमारे सॉइल के रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो इसमें भी कई एक तरीके हैं। तरीका क्या है? सब नॉर्मल है। बाय कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करेंगे आप, तो विंड के इरोजन के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ेगा सॉइल का। बाय कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर। दूसरा तरीका है बाय कंडीशनिंग ऑफ सॉइल, कंडीशनिंग बोला जाता है, कंडीशनिंग। बाई कंडीशनिंग, CONDITIONAL, सॉरी कंडीशनल नहीं, CONDITIONING, बाई कंडीशनिंग ऑफ टॉप सॉइल। धरती के सरफेस, सॉइल सरफेस के ऊपर वाले सॉइल को ऐसा बना दीजिए
कुछ मैकेनिकल मैनिपुलेशन करके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करे। और एक तो कि उसमें मॉइस्चर की उचित मात्रा दे दीजिए। तो मॉइस्चर की उचित मात्रा आप कैसे देंगे, मॉइस्चर को कंजर्व कैसे करेंगे उसमें, तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को बढ़ा करके, पहला। दूसरा, इवेपोरेशन को घटा करके, और तीसरा, अननेसेसरी वेजिटेशन को रोक करके। जैसे घास पतवार उग गया तो सब क्या करेगा, अगर घास उग गया तो घास तो पानी उड़ा देगा ना। तो ये 3 तरीका इसमें, और एक ये। इसमें क्या करते हैं, हम अच्छे तरह से मैनिपुलेट करते हैं ताकि 1-1 mm का सॉइल पार्टिकल बन जाए। सॉइल के जो पार्टिकल हों, एक ऐसी तरह की प्लाविंग करते हैं जिससे सॉइल के पार्टिकल 1-1 mm या उससे बड़े बड़े क्लोड बन जाए, 1 mm साइज या उससे बड़ा, तो उसका सॉइल विंड इरोजन के प्रति रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये था कंट्रोल। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 2 न्यूमेरिकल बताएंगे।